नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले आपके गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से अब तक 134 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में अंतिम पड़ाव पर 5 सदस्यों की एसआईटी करेगी जांच। रख रखाव करने वाली कंपनी पर केस दर्ज, 9 लोग गिरफ्तार। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। मोरबी में हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा, हादसा बहुत पीड़ादायक, राज्य सरकार को हर मदद का भरोसा। बाजार में तेजी की हैट्रिक। सेंसेक्स निफ्टी आज 1% से ज्यादा चढ़कर हुए बंद। 14 सितंबर के बाद 18,000 के पार हुआ निफ्टी। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में आज रही तेजी। आरबीआई के डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट कल से होलसेल सेगमेंट के लिए पहले होगा शुरू। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लेन देन निपटाने में होगा इस्तेमाल। जीएसटी का आ सकता है इस बार दिवाली धमाका। सितंबर में जनरेट हुए रिकॉर्ड ई वे बिल करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है आंकड़ा। ऑस्ट्रेलिया में होटल के कमरे के वीडियो बनाए जाने पर भड़क गए हैं विराट कोहली। कहा, प्राइवेसी में दखल ठीक नहीं। होटल ने विराट से मांगी माफी, कर्मचारी को किया बर्खास्त। सबसे पहले बात करेंगे मोरबी की, जहां पर हादसे के बाद अभी तक मातम पसरा हुआ है। अब तक हमें जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक 134 लोगों की जानें जा चुकी हैं। राहत और बचाव के काम अभी भी युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। घायलों को मोरबी के सिविल हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। राजकोट में भी कुछ घायलों को भर्ती कराया गया है। घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं। इसके अलावा कच्छ और राजकोट से तैराकों और फायर ब्रिगेड की 7 टीमें भी मोरबी में काम कर रही हैं। कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। यही नहीं, नेवी के 50 जवान और एयरफोर्स के 30 जवान भी राहत और बचाव काम में लगे हुए हैं। ये हादसा कैसे हुआ, इसका पता लगाने के लिए एक 5 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो और गिरफ्तारियां की जाएंगी। इसमें जैसे जैसे इसका नाम खुलता जाएगा, पुलिस उसकी धरपकड़ करती जाएगी और किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ने का पुलिस का कोई इरादा नहीं है। गुजरात सरकार और हमारा भी प्रयास ये है कि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक सख्त दाखला बैठे। इसके तहत हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की रचना की है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अवकाश नहीं मिले और पूरी इन्वेस्टिगेशन और पीएम मोदी ने मोरबी हादसे पर दुख जताया है। मोरबी हादसे पर पीएम मोदी भावुक हो गए। हादसे पर पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी पीड़ा बहुत कम अनुभव की गई है। मेरा मन मोरबी में है, मन करुणा से भरा हुआ है। पीड़ित परिवारों के साथ पीएम मोदी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। मैं एकता नगर में हूं, पर मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के बीच में है। वहीं हादसे पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे
क्रिमिनल दफ़ा 304, 308, 114 के मुताबिक उन पे केस दर्ज हुआ है। तो चलिए, ये अब तक का अपडेट था। अब हम चलते हैं अपने संवाददाता केतन के पास जो दिन भर से हमारे साथ बने हुए हैं। तो केतन, क्या अपडेट है अब तक का? देखिए, कुछ धरपकड़ हुई है, गिरफ्तारियां हुई है, सरकार कह रही है कि किसी भी जिम्मेदार को जो इसके पीछे है, जो दोषी है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। कहां तक पहुंचा है पूरा मामला? देखिए, अभी अभी जो रेंज आईजी का बयान आया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अशोक कुमार यादव ने, उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार दिखाया है। इन 9 में ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर हैं, दिनेश दवे, दीपक पारेख। ब्रिज रिपेयरिंग कॉन्ट्रैक्टर भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, प्रकाश परमार और देवांग परमार को। फिर टिकट क्लार्क, एक साथ इतने लोगों को टिकट बांट दी। उन 2 टिकट क्लार्क जो मौके पर मौजूद थे, मनसुख टोपिया और महादेव सोलंकी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और सिक्योरिटी गार्ड, जो 3 सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद थे, अल्पेश गोहिल, दिलीप गोहिल और मुकेश चौहान, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया ने जब अशोक कुमार यादव को यह सवाल किया कि क्या ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख भाई पटेल को आप गिरफ्तार करेंगे, तब उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि हम किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। जिस तरह से हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी, उस हिसाब से जरूरत पड़ने पर हम गिरफ्तार करेंगे। धारा 304, 308 और 114 के मुताबिक अभी कार्यवाही शुरू कर दी गई है और कुल 134 लोगों की मौत दिखाई गई है। 56 बच्चे इसमें शामिल है और 78 वयस्क इसमें शामिल है। और अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है, क्योंकि मच्छू नदी के अंदर जो वनस्पति यहां पर फैल चुकी थी, जिसको हम जलकुंडी बोलते हैं, उनके नीचे शायद कुछ शव मिलने की आशंका अभी भी है, क्योंकि एक साथ 400 के आसपास लोग इस ब्रिज पर मौजूद है और 100 लोग घायल है और 134 की मौत है। फिर भी कुछ लोग अभी मिसिंग है। तो कल प्रधानमंत्री दोपहर के बाद जब मोरबी का दौरा करेंगे, उससे पहले स्थिति स्पष्ट करने का पूरा मन बना लिया है प्रशासन ने। गृह राज्य मंत्री लगातार वहां पर पूरी स्थिति का मुआयना कर रहे हैं और कल सुबह सुबह मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे और बाद में दोपहर में प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल जो 9 लोग जहां मौके पर मौजूद थे, या तो उनको ब्रिज का उन्होंने रिनोवेशन किया था, ऐसे लोगों को पकड़ा है, क्लर्क को भी पकड़ा है, लेकिन आगे भी गिरफ्तारियां और संभव है। लेकिन लोगों में रोष है कि आखिरकार फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला था, फिर भी ये ओरेवा कंपनी के मालिक ने अपने ही परिवार के कुछ लोगों के साथ उनका रिबन काटकर इसको दिवाली के 2 दिन बाद यानी कि 26 तारीख को शुरू कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। तो आगे भी पूरा का पूरा मामला ऐसे ही है, लोग गुस्से में है, दुख में भी है, लेकिन प्रधानमंत्री कल पूरा का पूरा इस पूरे मामले पर रिव्यू भी लेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री भी रहेंगे, गृह राज्य मंत्री भी रहेंगे और एसआईटी, जो 5 सदस्यों की एक एसआईटी बनाई गई है, वो लोग भी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करेंगे। शायद रिपोर्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगी। तो कल दोपहर के बाद है स्थिति थोड़ी और साफ हो जाएगी। रेस्क्यू शायद आज रात में रुक जाएगा, लेकिन अभी भी कुछ शव मिलने की आशंका से रेस्क्यू भी जारी है। जी, तो आपने पूरा अपडेट दे दिया यहाँ पर केतन। अभी क्या एक्शन हुआ है और साथ में मोरबी के क्या हालात हैं, वहाँ पे किस तरह के बचाव और राहत कार्य चल रहे हैं, और साथ ही कल वहाँ पर क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे, उसके पहले स्थिति काफ़ी हद तक स्पष्ट करने की कोशिश होगी। हालांकि कई सवाल अभी भी रहेंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, फिर सब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, घड़ी बनाने वाली कंपनी को ये काम क्यों पहुँचा, उसके बाद क्या गलतियाँ हुई और आखिरकार इस हादसे के पीछे असल वजह क्या है। आप नज़र बना के रखिए, चीज़ों पर लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। वहीं हादसे के वक्त पुल पर सवार लोगों ने क्या कुछ देखा और हादसे को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये सब आपको सुनवाते हैं। मेरे साथ एक शख्स यहाँ पर मौजूद है जो कि उस वक्त वहाँ पुल पर मौजूद थे। इनके हाथ में आप देख सकते हैं वो टिकट भी है और माफ़ी के साथ में हालांकि बहुत धीमी आवाज़ में बोल रही हूँ ताकि यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये पास इनके हाथ में है जिसे टिकट हम कह रहे हैं और इसी को ले करके ये अंदर पुल के ऊपर चढ़े थे। पर बदकिस्मती कि पुल पर चढ़ने के बाद अब मुलाकात इनसे आपकी यहाँ हॉस्पिटल में हो पा रही है। क्या नाम है आपका? मारू नाम अश्विन अर्जुन भाई सतवाला। कहाँ के रहने वाले हैं? मोरबी रहने वाला हूँ। अच्छा, पुल पर आप अकेले गए थे? नहीं, मैं और मेरा दोस्त प्रकाश दोनों गए थे। प्रकाश अभी कहाँ है? हाँ, प्रकाश ये रहे। अच्छा, तो क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त? हम 5:30 पर पुल पर गए और टिकट दो टिकट लिए। 5:30 पर पुल गए और पुल वो सामने चल गए हम। वो 500-700 जना पुल पर था।
और 15-20 जना 25-30 वर्ष की उम्र का था। वो पुल के बीचों बीच वायड़े मस्ती करता था और एक बीजा झाड़ी पर लत लगा रहा था और धक्का बक्का मार रहा था। वो चलने नहीं देते थे। इधर से 15-20 लोग काम कर रहे थे, 15-20 लड़के थे। 15-20 लोग पुल के बीचों बीच खड़ा गए ना, वो लोग सब लोग चलने नहीं देते थे। वो इधर से इधर नहीं आते थे, उधर से उधर नहीं आते थे, इसलिए सब लोग पुल पर आ गए ना। इसलिए अचानक से 3 बार आवाज आया। पहली बार थोड़ा आवाज आया और दूसरी बार इसके और तीसरी बार जब आवाज आया ना, तब पुल टूट कर पानी में सब लोग गिर गए। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी के ऊपर बना पुल गिरने से अफरा तफरी मची। इस दौरान युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिस वजह से कई लोगों की जानें बच पाई। ये सब कुछ कैसे हुआ, हमने एक कंपाइलेशन करने की कोशिश की है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। गुजरात के मोरबी में दर्दनाक हादसा। पुल गिरने से मच गई अफरा तफरी। युद्ध स्तर पर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना यह पुल जैसे ही धराशायी हुआ, अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करते हुए दिखे। अचानक से हुए हादसे की वजह से कई लोग पुल से सीधे नदी में जा गिरे, तो वहीं कई लोग पुल से लटके नजर आए। इस भयावह हादसे ने हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जो तैरना जानते थे वो नदी पार करते दिखे, तो वहीं जो पुल पर लटके हुए थे वो केबल के सहारे अपनी जान बचाते नजर आए। जानकारी मिलते ही एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। लोगों को बचाने के लिए गोताखोरों की टीम बोट के साथ मच्छू नदी में उतर गई और फिर एक एक कर लोगों को नदी से बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। मामले पर विपक्ष भी दुख जता रहा है, लेकिन उसका कहना है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री अपने रूटीन कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से और सारी जनता की ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनको उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। दिल में दर्द सबके हैं, पत्रकारों के हैं, विपक्ष के हैं, आम नागरिक के हैं। पूरे देश में लोग परेशान हैं ये देख, लेकिन जिस गुजरात ने माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, आज भी वो इसी गुजरात में आकर, माफ कीजिएगा, एक हैट लगाकर कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या मोरबी की घटना आने वाले गुजरात चुनाव में मुद्दा बनेगी? क्या गुजरात में राहुल और केजरीवाल दे पाएंगे मोदी जी को चुनौती? क्या कहते हैं गुजरात चुनाव पर आने वाले सर्वे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए आज का आवाज अड्डा रात 7:57 पर। गुजरात चुनाव क्या है एक्स फैक्टर। इधर राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी सरकार पटेल को श्रद्धांजलि देने गुजरात के केवड़िया पहुंचे। यहां पर उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाकर सरदार पटेल को याद किया। पीएम ने कहा कि अगर पटेल ना होते तो देश की 500 से ज्यादा रियासतें एकजुट ना होती। प्रधानमंत्री मोदी ने भाषा और जाति के नाम पर एक दूसरे को लड़ाने वालों से सावधान रहने के लिए कहा। राष्ट्रीय एकता दिवस ये अवसर, केवड़िया एकता नगर की ये धरती और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें निरंतर ये एहसास दिलाते हैं कि आजादी के समय अगर भारत के पास
सरदार पटेल जैसा नेतृत्व न होता तो क्या होता अगर 550 से ज्यादा रियासतें एकजुट नहीं हुई होती। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। कल से आरबीआई के डिजिटल करेंसी ई-रुपए का पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। हालांकि पहले चरण में होलसेल और सरकारी सिक्योरिटी के लेन देन को निपटाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा, लेकिन आरबीआई ने कहा है कि इसी महीने दूसरे चरण में रिटेल सेगमेंट के लिए भी पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। डिटेल के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, काफी लंबे अरसे से ये चर्चा हो रही थी कि आरबीआई अपनी खुद की एक डिजिटल करेंसी लेकर आएगा, जिसे हम रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी भी कहते हैं, और अब इसकी शुरुआत करने जा रहा है। दो अलग अलग चरणों की बात की जा रही। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? क्या होगा जब इसकी शुरुआत होगी और कैसे इसे आगे लेकर जाएगा बैंक? बिल्कुल, देखिए 8 तारीख को ही आरबीआई ने इस तरह का एक प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसमें कहा था कि जल्द ही हम इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। और कल 1 नवंबर से इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको ई-रुपया कहा जा रहा है। और इसके तहत कल जो सरकारी सिक्योरिटीज होती हैं उसके लेन देन के लिए जो सेटलमेंट होता है उसको अंजाम दिया जाएगा इस ई-रुपये के जरिए। और इसकी वजह से जो कह सकते हैं कि एक आधिकारिक तौर पर ई-रुपये का आगाज हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो रिटेल सेगमेंट में बातचीत चल रही, जिसमें कि मर्चेंट और कस्टमर को कुछ चुनिंदा जगहों पर इसकी सर्विसेज दी जाएगी और इसको पायलट में लिया जाएगा, ये भी इसी महीने शुरू करने का इरादा आरबीआई ने जताया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि इसमें बताया जा रहा है कि इससे जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और साथ ही साथ जो दूसरे तरह के होलसेल सेगमेंट हैं वहां पर भी आने वाले दिनों में इसका उपयोग शुरू किया जाएगा। और इसकी वजह से जो कह सकते हैं कि जो इंटर बैंक सेटलमेंट होता है वो काफी आसान भी हो जाएगा और सस्ता भी हो जाएगा। अभी इसमें काफी पैसा, इंटर बैंक सेटलमेंट में काफी पैसा लगता है, जिसकी वजह से एमडीआर चार्जेस जैसी चीजें सामने आती हैं। तो कुल मिलाकर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का आगाज कल से शुरू हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट कल से शुरू होगा और रिटेल सेगमेंट का भी पायलट प्रोजेक्ट इसी महीने शुरू होगा। और उसके बाद इस पायलट प्रोजेक्ट के बाद पूरी तरह से आधिकारिक सरकार इसको लॉन्च कर सकती है। चलिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ये डिजिटल करेंसी काम करेगी। आरबीआई ने पहले ही कहा था, और ये सारी बातें जबकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में हल्ला मचा क्रिप्टो करेंसी का, और फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक्स ने अपनी करेंसीज लाने की बात की, भारत ने भी की, और अब इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। चलिए, आलोक हैं तो जीएसटी की भी बात कर लेते हैं। कल 1 नवंबर को जारी होने वाला जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा न सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए को पार कर सकता है, बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बना सकता है। दरअसल सितंबर महीने में 8 करोड़ 40 लाख से ज्यादा की ई-वे बिल जनरेट हुए हैं, और ये जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से सबसे बड़ा नंबर है। आलोक से डिटेल लेते हैं। तो आलोक, क्या लगता है आपको, जिस तरह से ये ई-वे बिल्स का नंबर बड़ा है, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेस, क्या नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है जीएसटी में? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें इस पूरे अभी तक के जीएसटी कलेक्शन के रिकॉर्ड की, तो 1 मई को जो अप्रैल के आंकड़े आए थे 1,68,000 करोड़ रुपए कलेक्शन हुआ था। उसमें जो ई-वे बिल का आंकड़ा उस वक्त आया था वो 7 करोड़ 80 लाख का था। आज की बात करें तो जो सितंबर के आंकड़े आए हुए 8 करोड़ 40 लाख का है, यानी कि 60 लाख ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार का कलेक्शन और अगली बार का कलेक्शन जो होगा वो कितना ज्यादा हो सकता है। उसका सीधे असर होता है, क्योंकि जो ई-वे बिल होता है उससे जो माल की ढुलाई होती है उसका एक रिकॉर्ड होता है कि कितनी बार ये ट्रांजैक्शन माल ढुलाई की गई है। तो ये आंकड़ा बताता है कि कलेक्शन भी कितना जबरदस्त होगा। तो जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो कल जो फिगर आएगी वो 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा तो आएगी ही, लेकिन ये 1,52,000 करोड़ के आसपास रह सकती है या इससे भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन जो 1 दिसंबर को फिगर आएगा उसमें खासतौर से जो दिवाली के आसपास के जो बम्पर सेल और सेल्स जो हुए हैं उसका भी आंकड़ा उसमें शामिल होगा। और ये हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, या हो सकता है कि जो अभी तक का जीएसटी कलेक्शन का रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को भी ये आंकड़ा पार कर सकता है। तो कुल मिलाकर जीएसटी के मोर्चे पर सरकार के लिए और आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर है सरकार के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को देखते हुए। चलिए, तो नजर रहेगी कि क्या आते हैं ये आंकड़े। उम्मीद इस बार रिकॉर्ड नंबर्स की है। बहुत शुक्रिया आलोक इन दोनों ही खबरों के लिए।
अब थोड़ा बाजार का हाल देख लेते हैं। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत के साथ बाजार ने तेजी की हैट्रिक लगाई। आज सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए। सेंसेक्स 787 पॉइंट चढ़ा और 60,747 पर जाकर टिका। निफ्टी 225 पॉइंट की तेजी के साथ 18,000 को पार कर गया। निफ्टी 14 सितंबर के बाद 18,000 के ऊपर बंद हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी रही। पीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स में भी आज तेजी दिखी। सबसे ज्यादा खरीदारी हमने ऑटो, आईटी, फार्मा शेयरों में देखी। वहीं कंज्यूमर ड्यूरेबल और कंज्यूमर गुड शेयरों में भी आज तेजी का माहौल था। मार्केट अच्छे फंडामेंटल बेस पर खड़ा है, यह कहना है goindiastocks.com के राकेश अरोड़ा का। राकेश अरोड़ा के अनुसार आने वाले समय में बैंकिंग सेक्टर में काफी ग्रोथ की उम्मीद है, तो वहीं मेटल अपने न्यूट्रल जोन में है। मेटल अभी एक न्यूट्रल जोन में आ गए। एक पहला बड़ा करेक्शन हुआ, उसके बाद से कंसोलिडेशन का मोड चल रहा है और जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं जेएसडब्ल्यू, स्टील वगैरह के, वहां पे भी एक बॉटम बनता दिख रहा है बिट्टा मार्जिन्स को लेके। बट मैं देख रहा हूं कि जिस तरह की एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर को लेके, एक वी शेप रिकवरी टाइप का जो उन्होंने बिल्ट इन कर रखा है अपने नंबर्स में, वो आता दिख नहीं रहा है मुझे। देखिए, बैंक्स के रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आए हैं और इस तरह का माहौल बैंक्स में मतलब काफी कुछ सालों बाद देखने को मिला है कि जब क्रेडिट ग्रोथ इतनी अच्छी चल रही है और आपकी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी काफी लो चल रही है और बैंक्स ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा ना दिखे, तो इस तरह का माहौल बहुत रेयरली दिखता है। तो मुझे लगता है कि ये रैली जो है वो भी चलनी चाहिए। तो राकेश कह रहे हैं कि यहाँ पर रैली जो है अभी चलनी चाहिए, तेजी बरकरार रहनी चाहिए। टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मौजूदा वर्ष की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। भारती एयरटेल ने नतीजे जो आज जारी किए वो अनुमान से बेहतर रहे हैं। कंपनी का मुनाफा 2,468 करोड़ से बढ़कर 2,978 करोड़ पर पहुंच गया। वहीं आय 32,804 करोड़ से बढ़कर 34,526 करोड़ रुपए हो गई है। भारतीय एयरटेल की तिमाही के आधार पर एबिटा मार्जिन 51% है, जबकि जून तिमाही में कंपनी की एबिटा मार्जिन 50.4% थी। और क्या अब ट्विटर के ब्लू टिक के लिए लगेंगे पैसे और सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो जाएगा ट्विटर? क्या है अपडेट, पूरा इस ब्रेक के बाद। ट्विटर पर अब ब्लू टिक का पैसा देना पड़ सकता है। जी हां, अंग्रेजी टेक वेबसाइट द वर्ज के अनुसार ट्विटर के नए मालिक मस्क ब्लू टिक के लिए अब हर माह यूजर से $19.99 यानी करीब 1,646 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। इस फीचर के साथ यूजर्स को ट्वीट एडिट समेत कई तरह के एक्सक्लूसिव फीचर्स भी मिलेंगी। ये एक सब्सक्रिप्शन आधारित सर्विस होगी जिसका अकाउंट पहले से वेरीफाइड है। उन्हें 90 दिनों के अंदर ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, नहीं तो प्रोफाइल से ब्लू टिक हट जाएगा। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को 7 नवंबर की डेडलाइन दी गई है। ऐसा नहीं होने पर उन्हें कंपनी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ब्लू टिक के लिए पैसे लिए जाने की बात की। फिलहाल उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई आधिकारिक जानकारी उनके पास नहीं है। This is I don't think this is confirmed. It is as usual something that has become a big challenge that Twitter needs to handle. It's misinformation that has been floated on Twitter, and it is something that Twitter needs to handle. I don't think that is a true report. चंद्रशेखर साहब कह रहे हैं कि ये ट्विटर पे ही फैला है और क्या ये सही है, ये ट्विटर को ही कंफर्म करना होगा। कोहली के एक फैन ने दीवानगी की हद को पार कर दिया है। सोमवार को विराट कोहली के कमरे में घुसकर होटल रूम की वीडियो बना डाली इस बंदे ने और उसे सोशल मीडिया पर शेयर तक कर दिया। T20 वर्ल्ड कप के चलते टीम इंडिया फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है। विराट के कमरे में उनकी गैर मौजूदगी में फैन का इस तरह से कमरे में घुसना और फिर वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर डालना विराट को रास नहीं आया और उनकी जो पत्नी है अनुष्का, उन्हें भी पसंद नहीं आया। इस हरकत को लेकर कोहली ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करके लिखा कि उनकी प्राइवेसी में ऐसा दखल बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने लिखा कि मनोरंजन की वस्तु की तरह व्यवहार ना किया जाए। विराट की शिकायत और खराब वायरल होने के बाद होटल ने विराट से माफी भी मांगी है। बाद में पता भी चला है कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद होटल ने उस कर्मचारी को भी बर्खास्त कर दिया है।
अभी कोविड के बाद दुनिया भर में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हार्ट अटैक से मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़े हैं। इस पर जागरूक करने के लिए इंडियन हार्ट रिदम सोसाइटी और अबॉट ने सडन कार्डियक अरेस्ट पर कोच्चि में एक हृदय रोग विशेषज्ञों की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें देश भर के दिग्गज डॉक्टर शामिल हुए। सुनिए वो क्या सुझाव दे रहे हैं हार्ट अटैक से बचाव पर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई इंसान आपके पास चक्कर खा के बेहोश होकर गिर जाए तो आप करें क्या? आप उसको देख रहे हैं गिरते हुए, आप उसको CPR दीजिए, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। अगर आप विदिन 6 मिनट्स शुरू कर सकते हैं तो आप उस जान को बचा सकते हैं। हम लोग सडन कार्डियक अरेस्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि यंगस्टर्स में ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। होता पहले भी था, लेकिन क्योंकि कुछ सेलिब्रिटीज़ को आजकल हो गया है, इसलिए हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है, हमारे मीडिया की अवेयरनेस बढ़ गई है, हमारी जागरूकता हो गई है। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बेसिकली उन डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है जो हृदय की गति या हृदय की जो लय है, जिसको हम कार्डियक रिदम कहते हैं, उसका इलाज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसमें कैथेटर एब्लेशंस करते हैं, जिसमें कि जहाँ जो हृदय में जहाँ से हृदय की गति असामान्य निकल रही है उस पोर्शन को हम लोग करेक्ट करते हैं, उसको एब्लेशन कहते हैं। और हम ऐसी डिवाइसेस भी इम्प्लांट करते हैं बॉडी में जिससे कि हृदय की गति को सामान्य किया जाता है। तो दिल के लिए जागरूक रहने की जरूरत ज्यादा है। चलिए इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत और आगे है आपके लिए कल का बाजार। नमस्कार।